वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर देखने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का काफी ज्यादा बच्चे कमेंट करके कह रहे थे इकोनॉमिक्स का पेपर के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के पेपर को देखेंगे। 80 नंबर का ये आपका पेपर रहता है। 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। इसके निर्देश क्या क्या दिए गए हैं पेपर के, तो आपकी 2 बुक है। आपको जैसा कि पता होगा आपकी इकोनॉमिक्स में सिलेबस में जो चेंजेस हुए थे, जिसमें आपकी जो 12th की एक बुक जो है 11th में आ गई थी और 11th की एक बुक 12th में चली गई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले भी पता होगा, मैंने सिलेबस में भी आपको बताया है। जो ये क्वेश्चन पेपर जो है ऐसे डिवाइड है कि सेक्शन ए पहला आपका सेक्शन होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये आपकी बुक जो रहेगी अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी, ये वाला आपका बुक रहेगा सेक्शन ए में। सेक्शन जो बी रहेगा इसके अंदर आपका जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये सेक्शन बी रहेगा। आगे देखिए, तो इस प्रश्न पत्र में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का जो अंक है वो 1 नंबर का बोला गया यहाँ पे। एक चीज और आपको जान लेना है यहाँ पे कि आपका 20 क्वेश्चन कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में है क्या, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके पहले इसमें से आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जो है सेक्शन बी में रहेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए में 10, सेक्शन बी में 10, ऐसी आप देखेंगे 3 अंकों के 4 प्रश्न है, तो 2 प्रश्न आप इसके रहेंगे और 2 इसके रहेंगे, ठीक है। ऐसी आगे देखिए, इस प्रश्न पत्र में 4 अंकों के 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 अंकों के क्या है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 3 अंकों के थे ये, ठीक है। यहाँ पे 4 अंकों के 6 है, तो 3 इसमें चले जाएंगे सेक्शन ए में, 3 जो है सेक्शन बी में चले जाएंगे। ऐसी आगे देखिए 6 अंकों के जो है 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपका जो है पेपर आने वाला है, ठीक है। इंग्लिश में भी वही होगा। द क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर देखिए हम सेक्शन ए और बी में डिवाइड है। सेक्शन ए में स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और सेक्शन बी में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 10 इसमें रहेंगे आपके, 10 इसमें रहेंगे। ये सेक्शन ए ऐसे बटा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के रहेंगे। तो 4 है, 2 इसमें रहेंगे और 2 इसमें रहेंगे। तो ऐसे ही जैसे आप मैंने आपको हिंदी में बताया वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखें हम दिस जो पेपर है 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4 मार्क्स ईच रहेंगे ये। एंड आपका जो लास्ट रहेगा 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 6 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पेपर का पैटर्न है। आई होप कि आपको पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से आएगा। बाकी हम पेपर भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ से आपका सेक्शन का यानी सेक्शन ए स्टार्ट होता है। अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी आपकी ये बुक है, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपकी बुक का नाम है। इसके अंदर से सेक्शन ए आपका पूरा इस बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन और कारण जो है दिए हुए हैं, जैसे अभिकथन ये है और कारण आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको चुनना है। जैसे कि बोला गया है, अभिकथन क्या है, वस्तुओं या इकाइयों का वर्गीकरण हमारे मूल्यवान समय और प्रयास को बचाता है। तो ये बात सही है। वस्तुओं का जो वस्तुओं या इकाइयों का हम जब बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो मूल्यवान समय और प्रयास बचाता है। कारण क्या दिया हुआ है, वर्गीकरण कुछ मानदंडों के आधार पर समूहों या वर्गों में इकाइयों को व्यवस्थित या समूहित करना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। दोनों ही सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और यूनिट सेव आवर जो है वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट। क्लासिफिकेशन इज अरेंजिंग और ग्रुपिंग ऑफ यूनिट्स इनटू ग्रुप्स और क्लासेस ऑन द बेसिक ऑफ सम क्राइटेरिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए मैंने आपको बताया कि राइट आंसर ए निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये है आपका 20 खेतों के गांव में फसल के ढांचे को जानने के लिए जो है एक अध्ययन किया जाता है, जिसमें सर्वेक्षित 50 खेतों में से 50% जो केवल गेहूं है वो उगाते थे। यानी 50 खेत ऐसे निकले जिसमें क्या है 50% जो गेहूं है वो उगाया जाता था। जनसंख्या और प्रतिदर्श को जो हमें पहचानना है, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ख, जनसंख्या 200 और प्रतिदर्श 50, ठीक है। ऑप्शन जो ख है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। एक
स्टडी हुई, अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू नो द क्रॉपिंग पैटर्न इन अ विलेज हैविंग 200 फार्म्स ऑफ द 50 फार्म्स जो है सर्वेड 50% जो है ग्रीव ओनली वेट, आइडेंटिफाई पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा, 200 एंड जो है पॉपुलेशन 200 एंड सैंपल 50। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मुद्रा को खरीदने की शक्ति है। ठीक है, आपको बताना है कीमत सूचकांक के विपरीत, कीमत सूचकांक के समान है, कीमत सूचकांक के समान है, इनमें से कोई नहीं है, तो 2 बार आ गया गलती से टाइप में। राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन का ये निकल कर आ जाएगा कीमत सूचकांक के विपरीत। ठीक है, आगे हम आए इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज जो है अपोजिट टू प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरा दोस्त अतुल जो एक गायक है कि आज के 2 क्रियाकलाप उसके नीचे दिए गए हैं। सुबह उसने गायन के लिए मंच पर एक कार्यक्रम किया तथा फीस के रूप में उसे क्या है 10,000 रुपए जो है प्राप्त हुए। शाम को हमने उसकी 4 वर्षीय बेटी का जन्मदिन घर पर मनाया और उसके लिए उसने गाना गाया। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ एक दोस्त है अतुल, उसका कार्य दिया हुआ यानी क्रियाकलाप दिया हुआ जो किया है। तो यहाँ पे ऊपर दी हुई जो सूचना है उसके आधार पर कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। तो पहला है क्रियाकलाप एक आर्थिक क्रिया है, पहला जो है एक आर्थिक क्रियाकलाप है और दूसरा क्या है गैर आर्थिक। यहाँ पे राइट आंसर आपका क ही निकल कर आ जाएगा। पहले उसको पैसे मिले 10,000 रुपए, ठीक है, गायकी के लिए, लेकिन अपनी बेटी के जन्मदिन पर वो खुद थोड़ी नहीं पैसे लेगा, तो क्या है गैर आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा सही राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह आप देखेंगे, गिवन बिलो आर 2 एक्टिविटीज ऑफ माय फ्रेंड अतुल who is a singer today. In the morning, he performed a program on stage for singing and received 10,000 as a fees. ठीक है, as fees. So in the evening, we celebrated his 4-year-old daughter birthdays at home and he sung a song for her. तो आपको राइट आंसर बताना था, मैंने आपको बता दिया। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। एक्टिविटी इज पहला जो है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे कथन क्या है, तोरण के माध्यम से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई जो है एक समान होनी चाहिए, ये भी गलत है। आयत चित्रों में आयतों की चौड़ाई एक समान अवश्य होनी चाहिए, तो ये सही है, सही चयन ये हो जाएगा। आवर्ती सारणी के लिए आयत चित्र बनाए जाते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन जो सी है यानी ग ऑप्शन जो है सही निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, सेलेक्ट द करेक्ट जो है स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ ऑप्शन आप इसे पढ़ सकते हैं। राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है व्यक्तिगत अनुसंधान विधि नहीं है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, ठीक है, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, आंकड़ों की उच्च मौलिकता की आवश्यकता हो, आंकड़ों को गुप्त रखना हो। तो अनुसंधान का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा हो। ठीक है, ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, इंडिविजुअल रिसर्च मेथड टू इज नॉट सुटेबल इफ द एरिया ऑफ रिसर्च शुड बी वेरी लार्ज। ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सह संबंध के बारे में बोला गया है। सह संबंध गुणांक क्या है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हमेशा माप इकाइयां जो है उसके रूप में व्यक्त किया जाता है। एक साथ 2 से अधिक चर के बीच मापा जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन जो ग है वो आ जाएगा, एक साथ जो है 2 से अधिक चर के बीच जो है ये मापा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सह संबंध गुणांक क्या निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, y चर का एक विशिष्ट मूल्य, x चर का एक विशिष्ट मूल्य दिया, x चर के लिए विशिष्ट मूल्य को y चर के लिए विशिष्ट मूल्य दिया जाता है। x और y चरों के बीच जो है संबंध की मात्रा है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ग, x और y चर के बीच जो है संबंध की मात्रा। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में आपका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर 8वें का राइट आंसर सी हो जाएगा।
हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 9वां, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये आपका। अभिकथन क्या दिया गया है? दंड का निचला छोर आधार रेखा का इस प्रकार स्पर्श करता है कि दंड की ऊंचाई 0 इकाई से आरंभ होती है। ऑप्शन आपका कारण क्या दिया हुआ है? दंड आरेख में दंडों की तुलना उनकी सापेक्षा, ठीक है, ऊंचाई को देखकर की जाती है। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? दोनों ही सही है और सही व्याख्या हो रही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 9वें का। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको राइट आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी आपका लास्ट अभिकथन और कारण बचा हुआ है। यदि आप अपनी जो है पढ़ाई में कम घंटे बिताते हैं तो कम अंक यानी ग्रेड प्राप्त करने की संभावना हो जाती है। ये बात सही है, ठीक है। हम अपनी पढ़ाई में कम समय देते हैं तो हमारा क्या है, या तो अंक कम आते, मतलब ग्रेड भी हमें कम प्राप्त करने की संभावना रहती है। तो कारण क्या वो दिया है? यह नकारात्मक सहसंबंध का एक उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम देखें, मतलब ये सही व्याख्या नहीं करा, सही तो ये भी है लेकिन ये व्याख्या नहीं करा सही से। तो ऑप्शन जो है हम देखें ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसा कि बोला गया है 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, जिसमें से आपने 10 देखे, क्योंकि 2 पार्ट में जो आपकी किताब है वो बटी हुई है, तो इसीलिए आपका 10 क्वेश्चन इसमें आ गया है एमसीक्यू। हम चलते हैं अब सेक्शन आप ए में ही 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो आपको पता होगा कितने कितने नंबर के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताए भी थे, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके 2-3-3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद 4 नंबर वाले रहेंगे, फिर 6 नंबर वाले रहेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व रहता है। तो अनेक आर्थिक समस्याओं को सांख्यिकी की सहायता से ही समझा जा सकता है। यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्व इस प्रकार है। एक तो उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी, ठीक है, भिन्न भिन्न आय वाले व्यक्ति अपनी आय का जो है प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ये हम उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने में एवं जीवन स्तर को सुधारने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया पहला। दूसरा पॉइंट है उत्पादन के अंतर्गत जो है सांख्यिकी। सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उत्पादन संबंधी आंकड़े मांग तथा पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में उपयोगी व सहायक होती है, और क्योंकि इनके आधार पर वस्तु के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। तो ये हो जाएगा। और तीसरा देखिए इसका महत्व क्या है, तो वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी उत्पादन के विभिन्न जो कारकों भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है सांख्यिकी के बारे में, इसके महत्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स जो है इन इकोनॉमिक्स, क्या क्या है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैनी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। इट इज हेल्पफुल इन द formulation of economics policies. The importance of statistics is in various field of economics is as follow. ठीक है, तो statistics अंडर जो है कॉम्पिटिशन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टैटिक्स अंडर जो है प्रोडक्शन आ जाएगा, स्टैटिक्स अंडर जो है डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको यहाँ पे दिखाते जाऊंगा, पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, ये 3 पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है उपभोक्ता कीमत सूचकांक का क्या महत्व है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये भी 3 नंबर में ही आपका, यह सरकार को विभिन्न विषयों जैसे कर, कीमत नियंत्रण, सामान्य आर्थिक और राजकोषीय संबंधी नीतियों के निर्माण में सहायक है। ठीक है, एक तो ये कि हम क्या क्या नीतियां बनाएंगे इससे रिलेटेड, किससे, कर हो गया, कीमत हो गया, नियंत्रण, सामान्य आर्थिक और राजकोषीय संबंधी जो भी नीतियां बनती है वो इससे ही बनती है। ठीक है, तो एक चीज ये आ जाएगा, इसको बनाने में हमारे सहायता करती है कीमत सूचकांक। आगे देखिए इसके आधार पर सरकार जो है महंगाई भत्ते का निर्धारण करती है, जिसके आधार पर बढ़ती हुई कीमतों तथा कर्मचारियों के वेतन में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, और यह वास्तविक मूल्यों के माप और वास्तविक आय के निर्धारण मापन में भी सहायक होता है। तो यह है कीमत सूचकांक, जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है उसका महत्व। इसको अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे, 12वां क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट हेल्प द गवर्नमेंट इन जो है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज ऑन वेरियस सब्जेक्ट सच एज टैक्सेस, प्राइसेस, कंट्रोल्स, जनरल इकोनॉमिक एंड जो है फेशियल पॉलिसीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस द गवर्नमेंट जो है डिटरमाइंस द डियरनेस अलोवेनेस on the basis of which harmony is established between the rising price and जो है salaries of the employees। ठीक है, तीसरा पॉइंट कुछ इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में। 12वें क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन थे, तो इसमें आपको अथवा देखने को मिला है। सूचकांक की सीमाएं आपको बतानी है क्या है, तो यह केवल सापेक्षिक परिवर्तन को मापता है, यह केवल जो है संख्यानात्मक परिवर्तन को मापता है। सूचकांक पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं और सूचकांक की विभिन्न विधियों से भिन्न-भिन्न परिणाम आते हैं। तो यह है सूचकांक के बारे में, ये 3 नंबर का है। ठीक है, अथवे में इंग्लिश मीडियम में इसको देखेंगे आप, राइट द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स यहाँ पे बोला गया, तो जो यहाँ पे राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया 13वां, प्राथमिक आंकड़ों को अब बताना है आपको क्या होता है। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़ों के बारे में आपको बताना है। यहाँ से आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 13वें क्वेश्चन से। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वे होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए सर्वप्रथम स्वयं एकत्रित जो है किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में अधिक धन, समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यदि अनुसंधानकर्ता 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से पूछकर अर्थशास्त्र विषय की अंक सूची बनाता है तो इस तरह से प्राप्त आंकड़े जो है प्राथमिक आंकड़े जो है माने जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े जो है मौलिक होते हैं क्योंकि जो अनुसंधान करता है स्वयं उनके मौलिक स्रोत से जो है एकत्रित करता है। तो ये आपका हो जाएगा 13वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में। देखिए, एक्सप्लेन प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है प्राइमरी डाटा आर those who are first collected by the researcher himself for his purpose। ठीक है, collecting primary data requires a lot of money, time and efforts। If the researcher prepares the marks list of economic subject by the asking the student of class 11, then the data obtained in this way will be considered as primary data। Primary data are original because the researcher himself collects them from the original source। तो ये आपका आ जाएगा प्राइमरी डाटा के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। आंकड़ों के वर्गीकरण के विभिन्न तरीकों यानी आंकड़ों को किस किस प्रकार से बांटा जा सकता है उसके तरीकों और विधियों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तरीके या विधियों के बारे में आपको बताना है। तो अप्रिष्कृत आंकड़ों को विभिन्न तरीकों से यानी वर्गीकृत किया जा सकता है जो अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। वर्गीकरण के प्रकार जो है निम्न प्रकार से, जैसे कालानुक्रमिक जो है वर्गीकरण। इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों को समय के संदर्भ में, जैसे वर्ष हो गया, तिमाही, मासिक या साप्ताहिक आदि के रूप में आरोही या अवरोही क्रम में जो है बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक आप कह सकते हैं यहाँ पे समय के अनुसार। ठीक है, समय से जो है इसको समय के संदर्भ में इसको जो विभाजित किया जाता है। आगे देखिए दूसरा स्थानिक वितरण। ठीक है, स्थानिक वितरण में क्या होता है, इस वर्गीकरण के अंतर्गत जो है आंकड़ों को भौगोलिक स्थितियों जैसे जो है देश, राज्य है, जिला है, शहर है, ठीक है, कस्बा है, इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी आप देखेंगे भौगोलिक की बात हो रही है, भौगोलिक जो स्थिति है उसको देखकर जो है इसको बांटा जाता है। आगे देखिए गुणात्मक जो है वर्गीकरण, ऐसी विशेषताएं जैसे राष्ट्रीयता, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि को गुण कहते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता। इन गुणों को गुणात्मक विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। विशेषता पर आधारित जो आंकड़े हैं उसको ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। तो ये तीसरा हो जाएगा आपका गुणात्मक वर्गीकरण के बारे में। मात्रात्मक वर्गीकरण में क्या होता है, ऊंचाई हो, भार हो, आयु, छात्र के अंक आदि विशेषताओं की प्रकृति मात्रात्मक है। जब ऐसी विशिष्टताओं के संग्रहित आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है तो यह वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। तो ये है आंकड़ों को जो है किस तरह हम बांट सकते हैं या उसकी विधियों के बारे में बताया गया है। आगे आते हैं हम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड, ठीक है, ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका कि रॉ डाटा कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द स्टडी। द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आपके पॉइंट लिखे हुए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है जो कि इंग्लिश मीडियम में नीचे दिया हुआ है। ज्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको समझाने लग गया
तो आप इसे पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, सूचकांक की रचना में क्या कठिनाई या समस्या आती है। ठीक है, सूचकांक की जब हम रचना करते हैं तो उसमें क्या क्या समस्या और कठिनाइयां आती है। तो एक तो है सूचकांक का उद्देश्य भिन्न भिन्न जो है, सूचकांक अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अंततः सूचकांक निर्माण से ये पूर्व निश्चित करना आवश्यक है कि किस उद्देश्य, यानी इसमें उद्देश्य आपको पहले पता करना होगा कि किस उद्देश्य आपसे आप जो है ये कर रहे हैं। ठीक है, तो उद्देश्य का पहले पता लगाया जाना एक ये समस्या है। आधार वर्ष का चुनाव, आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसकी कीमतों से वर्तमान कीमतों की तुलना की जाती है। यह वर्ष सामान्य वर्ष होना चाहिए जिससे जो है, जिसमें सामान्य कीमत स्तर ना तो बहुत अधिक रहा हो और ना ही बहुत कम। अंततः इसका निर्धारण बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एक तो ये हो गया। वस्तु तथा सेवाओं का चुनाव, ये आप देखेंगे तो सूचकांक निर्माण में किन किन वस्तुओं और किन किन सेवाओं को शामिल किया है, यह निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि सूचकांक के उद्देश्यों को क्या है ध्यान में रखकर जो है वस्तु एवं सेवाओं का चुनाव करना चाहिए। तो वस्तु और सेवाओं के चुनाव में समस्या। एक विधि का चुनाव, यानी सूचकांक निर्माण की अनेक विधियां हैं, विभिन्न विधियों से भिन्न भिन्न परिणाम आते हैं, अंत किसी विधि का चुनाव किया जाए यह एक समस्या है। किस विधि का जो है चुनाव किया जाए ये एक समस्या रहती है। तो ये आपका आ जाएगा सूचकांक के बारे में। ठीक है, सूचकांक में हमें जो है उसकी रचना में क्या क्या चुनौतियां आती है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट आर द डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है पर्पस ऑफ इंडेक्स, यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंट इंक्लूड जो है इंडिकेट्स जो है सर्व डिफरेंट पर्पस जो है। सो बिफोर इंडेक्स जो है कंस्ट्रक्शन इट इज नेसेसरी टू डिसाइड फॉर विच पर्पस द इंडेक्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, चॉइस ऑफ बेस ईयर देखेंगे तो यहाँ पे द बेस ईयर इज द ईयर विद which the current price are to be compared. This year should be a normal year in which the general price level जो has neither been too high nor too low. Therefore, it determination should be done very carefully. ठीक है, थर्ड है आपका सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड आपका फोर्थ है चॉइस ऑफ मेथड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 15वां इंग्लिश मीडियम में। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें आपको अथवा देखने को मिलेगा। 15वें क्वेश्चन में उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना के पद बोले गए बताने को। उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना के पद क्या क्या है। तो उपभोक्ता वर्ग का चुनाव। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम सीपीआई की रचना से पूर्व यह तय करना आवश्यक है कि सूचकांक किस उपभोक्ता वर्ग के लिए बनाया जा रहा है, यानी आप उद्देश्य एक तरह से कह लें औद्योगिक कर्मचारियों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए आदि। ठीक है, यानी उपभोक्ता वर्ग के किस वर्ग के लिए बनाया जा रहा है, उपभोक्ता वर्ग का चुनाव। एक तो ये हो गया पारिवारिक बजट की जानकारी। उपभोक्ता वर्ग का चुनाव करने के बाद जो है चुने हुए परिवारों के बजट संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, अर्थात वे किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और कितनी कितनी मात्रा में करते हैं और उनका मूल्य क्या है। ठीक है, एक ये हो गया आधार वर्ष का चुनाव। इसके पश्चात आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है। ये सामान्य वर्ष होना चाहिए। कीमतों के विषय में जानकारी, इसके बाद जो है चयन की गई वस्तुएं जो रहती है और सेवाएं रहती है उसको फुटकर कीमतों संबंधी आंकड़ों में एकत्रित किए जाते हैं। भारांकन, इसका मतलब होता है इसके पश्चात जो है चुनी हुई जो वस्तुएं रहती है और सेवाएं रहती है उनके महत्व के अनुसार जो उसको भार दिया जाता है। और फिर विधि का चुनाव। अंत में यह निश्चित किया जाता है कि सीपीआई निर्धारण हेतु कौन सी विधि जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना के पदों के बारे में। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं राइट द स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर कैटेगरी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन फैमिली बजट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर हो गया, वेटिंग हो गया एंड चॉइस ऑफ मेथड। तो ये आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 16वां। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देखा आपने ये 15वें का अथवा था। ठीक है, तो यहाँ पे 15वें क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को भी मिलेगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कुछ इस तरह से। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन। यहाँ से आपके जो है 6-6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जैसा कि यहाँ पे 2 16वें का पहला है ये जो कि 3 नंबर का है। ठीक है, और पहले का ये 16वें का ही दूसरा है, ये भी 3 नंबर का है। तो 3-3 6 नंबर का आपका ये टोटल क्वेश्चन है 16वां। धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध से आप क्या समझते, जब दोनों चरों के मूल्य में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उन्हें धनात्मक सहसंबंध कहते हैं।
जब परिवर्तन विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे तापमान का बढ़ना तथा एसी की बिक्री में धनात्मक सहसंबंध है, जबकि तापमान का बढ़ना तथा हीटर की बिक्री में ऋणात्मक सहसंबंध आदि। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। रेखीय एवं जो अरेखीय सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, बोला गया है तो जब दोनों चर मूल्यों में परिवर्तन समान अनुपात से तो रेखीय सहसंबंध कहेंगे, जब परिवर्तन असमान अनुपात से हो तो अरेखीय सहसंबंध कहेंगे। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा सोल्व का। इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। बोला गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव करेलेशन। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है आपका। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है आपका जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइनर एंड जो है नॉन लाइनर जो है करेलेशन। ठीक है, यहाँ पे आंसर आप इसे पढ़ सकते हैं। 17वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 17वां क्वेश्चन है आपका, पहला है 17वें का, ये भी 3-3 नंबर के दो पूछे हुए, 3 नंबर का ये है, यानी टोटल ये 6 नंबर का है 17वां क्वेश्चन। 3 नंबर का यहाँ पे पहला पूछा गया है कि आरेखों के निर्माण के लिए सामान्य दिशा निर्देश क्या होता है, बताना है आपको। तो जो आंकड़े हैं उसकी मात्रा के आधार पर आरेख का उचित आकार होना चाहिए, उचित पैमाने, उपयुक्त चौड़ाई और ऊंचाई, स्पष्ट पहचान के लिए अनुक्रमणिक का और उपयुक्त शीर्षक। तो ये चीजें बताई गई है आरेखों का निर्माण के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं ये है। ठीक है, आरेखों के निर्माण के लिए ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन जो है 17वें का, हमने पहला देख लिया है। हम आते हैं नेक्स्ट दूसरे की तरफ, जो कि 3 नंबर का ये भी है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ग्राफिक प्रस्तुति के लाभ क्या बताने आपको। तो जटिल आंकड़ों को सरल बना देता है, ये ग्राफिक प्रस्तुति है। पूर्व अनुमान में सहायक होता है, यानी पहले से अनुमान लगाने में ये हमारी सहायता करता है, सहायक होता है। ये रुझानों और विविधताओं को आसान जो है अध्ययन करवाता है। सांख्यिकीय स्थितिगत औसत के स्थान में सहायक और त्वरित तुलना में उपयोगी। तो ये जो है इसके लाभ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जो कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। 17वें कोई क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें कुछ इस तरह से आपका बताया हुआ है, व्हाट आर द जर्नल जो है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है डायग्राम। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द डायग्राम डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डाटा, एप्रोप्रिएट स्केल हो गया, सुटेबल विद एंड हाइट हो गया, इंडेक्स फॉर क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड सुटेबल टाइटल। तो ये चीजें हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन। आगे देखिए दूसरा भी जो है 3 नंबर का है, एक्सप्लेन द एडवांटेज, आपको एक्सप्लेन करना है ऑफ किसके, ग्राफिक जो है प्रेजेंटेशन के। तो सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा, हेल्पफुल इन जो है फोरकास्टिंग। ठीक है, आगे देखिए इजी स्टडी ऑफ ट्रेंड्स एंड जो है वेरिएशंस। ठीक है, आगे देखिए हेल्पफुल इन प्लेस स्टैटिकल पोजिशनल एवरेज एंड जो है यूजफुल फॉर क्विक जो है कंपैरिजन। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा 17वें का ही। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि हमने इंग्लिश मीडियम में देखा। इसी में आपका क्वेश्चन 17वें में आपको अथवा पूछा जाएगा। ये दो क्वेश्चन अथवा है आपके, या तो 17वें में आपको ऊपर वाला पहला या जो दूसरा दिया हुआ है वो करना है, या तो इसी में याद दिया हुआ है पहला और दूसरा, तो इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, मतलब आपको ये दोनों करिए या ये दोनों करिए। तो हम देखते हैं नीचे वाले को क्या पूछा गया है। नीचे जो आपका अथवे में दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका, जो आरेख है प्रस्तुतिकरण के उसके गुण क्या क्या वो बताने आपको 3 नंबर में। तो सबसे सरल व शीघ्र समझ प्रदान करता है, डेटा को अधिक ठोस और आसानी से समझने योग्य रूप में अनुवाद करता है, अधिक प्रभावी होता है और आकर्षक तथा अधिक समय तक प्रभाव रहता है। तो ये आपका हो जाएगा आरेख जो प्रस्तुतिकरण है उसके गुण। और आगे देखिए हम आरेख प्रस्तुतिकरण जो गुण है ये हमने देखे। इसमें आगे बोला गया एक आरेखीय प्रस्तुति के दोष क्या क्या होते हैं, ये भी 3 नंबर का है। केवल तुलना के लिए यह उपयुक्त रहता है, आसानी से गलत व्याख्या की जाती है। ठीक है, सीमित जानकारी रहती है और पुनः विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। तो ये हो जाएगी इसकी दोष, आप कमियां कह सकते हैं इसकी। इंग्लिश मीडियम में देखें, यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा भी आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जो आपका पहला सेक्शन ए है। यहाँ तक हमने पेपर देख लिया। सेक्शन बी भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सेक्शन ए था, जिसके अंदर हमने जो आपकी 2 बुक है, 2 बुक में से आपका सेक्शन जो ए रहेगा। ठीक है, खंड ए अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी, ये बुक हमने देखी और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका पेपर बना था। ठीक है, और ये इस तरह से ही आपका पेपर एग्जाम में आएगा। क्वेश्चंस ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इन सभी क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइए। ठीक है, पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, इजी आएगा, ये मान के चलिए। एमसीक्यू में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए। बाकी ये पेपर था। पार्ट 2 में हम मिलेंगे, आपको जो है पार्ट 2 करवाएंगे जल्दी आपको, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जब मैं वीडियो बना लूंगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
बाकी ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है आपको जो है नीचे टाइटल के नीचे आपको जो है सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, साथ में बेल का आइकन भी दिखेगा, उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।